नमस्कार। शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ। कोरोना वैक्सीन को लेकर ये अच्छी खबर आई है। केंद्र सरकार की तरफ से कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन की 92,500 और डोज उत्तराखंड को मिलने वाली है। आज दोपहर वैक्सीन जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच जाएगी। इससे पहले 1,13,000 वैक्सीन मिली थी, जिससे हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन किया गया था। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का आभार भी जताया है। और नैनीताल के एसपी राजीव मोहन का कोरोना के चलते निधन हो गया है। राजीव मोहन का दिल्ली में इलाज चल रहा था और दिल्ली में ही उनका निधन हो गया। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन ज्यादा तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। राजीव मोहन का दिल्ली के मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा था। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल से उन्हें दिल्ली रेफर किया गया था। नैनीताल में ट्रैफिक का जिम्मा राजीव मोहन के ऊपर ही था, लेकिन फिलहाल कोविड के चलते उनका निधन हो गया है। और देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील, पहले तो अच्छी खबर यह है कि आज वैक्सीन की दूसरी डोज यहां पर पहुंचने वाली है, लेकिन इस बीच एक दुखद खबर भी है कि एसपी का निधन हो गया इलाज के दौरान, वो भी कोरोना के चलते। देखिए अमित, आज दोपहर तक कोरोना की दूसरी डोज पहले चरण में उत्तराखंड को 1,13,000 वैक्सीन की डोज मिली थी। इसके बाद 92,500 वैक्सीन की डोज आज उत्तराखंड पहुंच जाएगी। लेकिन अमित, इसके साथ साथ जिस तरह से आपने भी अभी भी कहा कि खतरे अपनी जगह बरकरार हैं। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। कल भी 116 के आसपास केस आए, 2 लोगों की मौत हुई। पिछले दिनों की अपेक्षा ये बहुत ही कम आंकड़ा है कि कोरोना संक्रमण का जो स्तर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर लोग कैजुअल भी होते जा रहे हैं। कल नैनीताल में एसपी ट्रैफिक राजीव मोहन की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में। तो ये इस चीज़ को दर्शाता है कि भले ही आप कोरोना का संक्रमण कम हो रहा हो, वैक्सीन की डोज लोगों को लगनी शुरू हो गई हो, लेकिन जहां आपने लापरवाही बरती, कोरोना आपको अपनी चपेट में ले लेगा। यानी कि खतरे बरकरार हैं, लोगों को अलर्ट रहना होगा। जितने कैजुअल होंगे उतने खतरे बढ़ते जाएंगे। हम ये भी देख रहे हैं कि लोगों ने बाज़ारों में अक्सर मास्क पहनना छोड़ दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, और उसी का नतीजा है कि जो लोग थोड़ा सी भी अगर लापरवाही बरत रहे हैं तो सीधे सीधे कोरोना की जद में अभी भी आ रहे हैं। तो इसीलिए खतरे बरकरार हैं। ऐसे लोगों के लिए तो बार बार कहा जा रहा है सुनील कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। पहले ये कहा जा रहा था, अब ये कहा जा रहा है कि दवाई भी और कड़ाई भी, उसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। थोड़ा सा हैरान करने वाली बात है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। त्रिवेंद्र सरकार के 5वें साल का बजट सत्र भी ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी कि गैरसैंण में ही किया जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि गैरसैंण से अगले 1 साल का प्लान जनता के सामने रखा जाएगा। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद गैरसैंण में इस बार पहला विधानसभा सत्र होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि अगले 1 साल में सरकार क्या कुछ करेगी, बजट में उसका लेखा जोखा सरकार गैरसैंण से ही जनता के सामने रखेगी। इसलिए इस बार का जो बजट सत्र हमारा होगा वो गैरसैंण में होगा, और वहीं पर हमारे जो विधानसभा है वो बजट सत्र के भी निर्णय लेगी, और आने वाले वर्ष के लिए सरकार क्या सोचती है, सरकार के रोड मैप क्या है आने वाले वर्ष के लिए, वो सब वहां पर घोषित किया जाएगा। गैरसैंण को राजधानी बनाने की घोषणा 4 मार्च 2020 को हुई और फिर कोविड की वजह से कोई सत्र नहीं हो सका। हालांकि 15 अगस्त और 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री गैरसैंण गए। सीएम का कहना है कि गैरसैंण राजधानी क्षेत्र चमोली और अल्मोड़ा जिले में है, जिसका संदेश बहुत बड़ा है। गैरसैंण जो हमारा ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र है, जिसमें कुछ हिस्सा अल्मोड़ा का होगा, कुछ हिस्सा चमोली जनपद का होगा, उसको आने वाली भविष्य की दृष्टि से उसको विकसित किया जाएगा। और इसलिए वहाँ के लिए अभी सचिवालय के लिए भी हमने कुछ पैसा दिया है। वहाँ पर हमने हेलीपैड के लिए वहाँ पर 3-4 करोड़ रुपए दिया है।
गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के कदम को बीजेपी बड़ी उपलब्धि मानती है और चुनावी साल में पहला सत्र आयोजित करके सरकार सियासत को साधने की तैयारी में है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। इधर गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित करने पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि गैरसैंण में असल काम कांग्रेस ने किया, वहां जाकर सिर्फ इतिश्री की जा रही है। इतिश्री करनी है बजट सत्र को लेकर के, वो करे क्या नाम वहाँ गैरसैंण में हमने तो बिना भवन के एक नहीं दो बार वहाँ पर जो है सत्र आहूत किया था और अब तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया है। अब उसमें 1 इंच भी का जो है आगे काम नहीं बढ़ा है। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि जो बीजेपी का चुनावी मुद्दा था कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बने, उसको पूरा किया गया है और 10 सालों में गैरसैंण के विकास पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाना है। धन सिंह ने कहा कि जो काम गैरसैंण को लेकर सरकार कर रही है, उससे पहाड़ की वेदना और संवेदना पूरी होगी और जो सपना आंदोलनकारियों ने देखा था, उसको भी साकार किया जा सकेगा। जो हमने गैरसैंण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई थी चुनाव के समय में कि हम उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करेंगे, हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दी। पहली बार हम बजट सत्र गैरसैंण में कर रहे हैं और 10 सालों में गैरसैंण के विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो पहाड़ की वेदना थी, पहाड़ की जो संवेदनाएं थी, वो हमारे मुख्यमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। उत्तराखंड ने केंद्रीय बजट में एक बार फिर से पुरजोर तरीके से ग्रीन बोनस की मांग रखी है। भारत सरकार की तरफ से आयोजित वर्चुअल मीटिंग में सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर प्रवक्ता मदन कौशिक शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राज्य में 71% जंगल हैं और सिर्फ 29% ही जमीन उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों ने जंगल काटकर उद्योग लगाए हैं, लेकिन उत्तराखंड इसकी भारी कीमत अदा कर रहा है और इसलिए राज्य को इसका मुआवजा मिलना चाहिए। उत्तराखंड को पर्यावरण राहत देता है, उसकी जगह हर साल 95,000 करोड़ रुपए उत्तराखंड को दिए जाने की मांग की है। हमने आयुष जोन बनाने की बात कही है, हमने ग्रीन बोनस मिले इसकी बात कही है। टूरिज्म स्टेट हमारा राज्य है, पॉपुलेशन से कई गुना ज़्यादा यहाँ टूरिस्ट प्रत्येक वर्ष आते हैं, जिसके कारण प्रदूषण और अन्य प्रकार जो जाम इत्यादि की व्यवस्था रहती है। तो हमने कहा कि रोपवे की एक नीति बनाकर और भारत सरकार राज्यों को दे। मंगलवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत गढ़वाल कमिश्नर के ऑफिस पहुंच गए। सीएम के साथ मुख्य सचिव भी मौजूद थे, लेकिन गढ़वाल कमिश्नर के ऑफिस का हाल देखकर मुख्यमंत्री हैरान रह गए। 11 कर्मचारियों में से सिर्फ 4 कर्मचारी ही दफ्तर में मौजूद थे, जिस पर मुख्यमंत्री ने कमिश्नर को गैर हाजिरी लगाने के साथ ही सैलरी रोकने के आदेश भी दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जब फाइलें खंगाली तो पता लगा कि देहरादून में ऑफिस होने के बाद भी फाइल रिसीविंग के लिए पौड़ी जाती हैं। जब पूछा गया कि ऐसा किसके ऑर्डर पर किया जाता है, तो पता चला कि साल 2019 में उस वक्त के निजी सचिव ने इसके मौखिक आदेश दिए थे। इस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई और कमिश्नर से इसे काम में लापरवाही बताया। फाइलें हैं, ये कमिश्नर का कैंप कार्यालय है देहरादून में, तो फाइलें रिसीव होने जाती हैं पौड़ी। देहरादून की फाइलें एक बड़ी भारी जो कहना चाहिए खामी और निश्चित रूप से फाइलें पौड़ी जाने का कोई औचित्य नहीं है। कैंप ऑफिस में ही उनको रिसीट होना चाहिए और उसमें दर्ज होना चाहिए। तो ये कुछ कमियां वहां पर पाई गई है। बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन से खाली हुई अल्मोड़ा की सीट विधानसभा सीट पर मई तक उपचुनाव हो सकते हैं। ये उपचुनाव विधानसभा चुनाव से ठीक पहले होंगे, इसलिए सत्तारूढ़ बीजेपी कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती है। 95,000 मतदाताओं वाली सल्ट विधानसभा अगले 4 महीने सियासी गतिविधियों का केंद्र बनने वाली है। बीजेपी 27 जनवरी को सल्ट में श्रद्धांजलि सभा के बहाने इसका आगाज करेगी, तो 19 से 22 फरवरी तक सल्ट से लगे मरचुला में चिंतन शिविर में सल्ट पर भी मंथन होगा। सल्ट के बहाने पार्टी 2022 की चुनावी रणनीतिक तैयारियों को परखेगी, तो सल्ट से एक मजबूत संदेश देने की भी तैयारी है, जो 2022 के सियासी समर में सत्ता के शीर्ष तक ले जाने में मदद करेगा। 19, 20 और 21 फरवरी एक चिंतन बैठक हम लोग करने जा रहे हैं। ये भी मार्चुला में होगी जो सल्ट में है, और इसमें आगामी 1 वर्ष का पूरा रोड मैप कि भारतीय जनता पार्टी को 2000 जो हमारे 22 के चुनाव हैं, इनमें किन किन कार्यक्रमों को 1 वर्ष के अंदर करना है, योजनाबद्ध तरीके से उन कार्यक्रमों का
एक रूपरेखा तैयार होगी। सल्ट की चुनावी रणनीति के लिए पार्टी ने 2 सदस्यीय कमेटी भी गठित कर काम शुरू कर दिया है। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट को सल्ट की कमान सौंपी गई है। एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन 27 तारीख को किया गया है। उसके पश्चात एक रूपरेखा बनेगी, रणनीति बनेगी, एक जिम्मेदारी तय की गई है। उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी करेंगे और आगे की रणनीति रूपरेखा तय भी होगी। उसके बाद ही अगले कदम उठाए जाएंगे। बीजेपी की कोशिश होगी कि विधायक जीना के निधन से उपजी संवेदनाओं पर सवार होकर वो न सिर्फ उपचुनाव को बल्कि 2022 के सियासी समर को भी पार कर ले, और इसके लिए अब जोर आजमाइश भी शुरू हो गई है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस में सीएम चेहरे को लेकर जारी घमासान के बीच आम आदमी पार्टी ने चुटकी ली है और कांग्रेस से सीएम का चेहरा सामने लाने की बात कही है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि 2022 में पार्टी एक मजबूत चेहरे को मैदान में उतारने की तैयारी में। हिंदुओं से मेरा आग्रह है कि पहले वो नाम बता दें कि भाजपा का चेहरा कौन है और कांग्रेस का चेहरा कौन है, तो निश्चित तौर पर फिर आम आदमी पार्टी भी बता देगी। केवल कहने भर से काम नहीं चलेगा, मुझे लगता है ऑफिशियली तौर पे अनाउंस करना चाहिए। और आम आदमी पार्टी जब चुनाव आएंगे तो निश्चित तौर पे बेहतर चेहरों के साथ, बेहतर मुद्दों के साथ चुनाव में जाएगी। खबर काशीपुर से, जहां पर ट्रक और मार्शल गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक शख्स की जान चली गई जबकि 9 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और 6 गंभीर रूप से घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। पेगा चौकी इलाके में हादसा हुआ, जहां की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। टोटल 10 लोग आए हैं, जिसमें एक डेड है और बाकी 9 लोग हैं। उनमें से 6 लोगों को रेफर कर दिया गया है और 3 लोगों को मामूली चोट थी, जिन्हें मेडिसिन लिखे वो घर चले गए। उधम सिंह नगर के किच्चा रुद्रपुर हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा में मंगलवार को हंगामा हो गया। टोल टैक्स को लेकर टोल कर्मचारी और कार सवार युवकों के बीच विवाद हो गया। हंगामा इतना बढ़ गया कि हाथापाई होने लगी। इस दौरान कार सवार एक युवक ने टोल कर्मचारी पर पिस्टल तान दी। हंगामा बढ़ता देखकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवकों के साथ कार को अपने कब्जे में ले लिया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस को दोनों पक्षों ने अपनी शिकायतें दे दी और सारे सबूत वीडियो कैमरे में उपलब्ध हैं। बूम को तोड़ते हुए सुपरवाइजर के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हुए वो आगे बढ़ाने के प्रयास में लग गए, भागने के प्रयास में। फिर तभी से उनमें से एक ही व्यक्ति ने अपनी बंदूक निकाली और मारने का प्रयास किया। लड़ाई हल्का हाथापाई हुई है, तो उस संबंध में दोनों पक्षों को कह दिया गया है कि भाई आप अपनी अपनी तहरीर दे दें। जैसी तहरीर आएगी उसी के अनुरूप वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर में तराई पश्चिमी वन प्रभाग के जसपुर रेंज में गुलदार का शव मिला। वन कर्मियों ने गुलदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि इस इलाके में कई दिनों से गुलदार का आतंक था। ऐसे में गुलदार का शव मिलने के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। हालांकि जांच के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। उधर रामनगर के कॉर्बेट के ढिकाला रेंज में बाघ के बच्चों के बीच वर्चस्व की लड़ाई कैमरे में कैद हुई है। 2 बाघिन आपस में लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दोनों एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि ये वर्चस्व की लड़ाई ज़्यादा देर तक नहीं चली, लेकिन अब आगे जैसे ही ये बाघिन और बढ़ी होगी, इनके बीच वर्चस्व की जंग और तेज हो जाए। विकासनगर में घर के बाथरूम में कोबरा घुस गया। काफी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू किया गया। वन विभाग की टीम को बुलाया गया और वन विभाग की टीम ने ही कोबरा का रेस्क्यू किया और फिर उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। टिमली वन रेंज के हरबटपुर का यह मामला है। शिक्षा विभाग में नौकरी की एक पोस्ट के लिए 10,000 कैंडिडेट आवेदन करते हैं। अब जब राज्य में प्राइमरी टीचर्स की भर्ती निकलने जा रही है तो केंद्र और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त कोर्स किए युवा ही सामने आ पाएंगे। शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि एग्जाम पास करके डाइट से ट्रेनिंग करने वालों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। अब ऐसे में केंद्र के नॉइस से 18 महीने का डिप्लोमा करने वाले युवा 2600 के पदों की भर्ती से बाहर हो गए हैं। हालांकि युवाओं ने अपने अपने दावे जरूर कर दिए हैं। अभी जिनकी गवर्नमेंट की जिनकी जिम्मेवारी है और जिन बच्चों ने प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास की है, उनको ही हम सीधी भर्ती में इस काम लाभ देंगे। दूसरे राज्यों से भी डीलेड उन्होंने किया है, उनको भी हम इसमें स्थान देंगे, लेकिन NIOS के माध्यम से जिन्होंने किया उनको अभी हम स्थान इसमें नहीं देंगे।
श्रीनगर गढ़वाल में स्थित एनआईटी के अस्थायी कैंपस का निर्माण कार्य शुरू होने के बाद अब सुमाड़ी में प्रस्तावित परमानेंट कैंपस के निर्माण कार्य की बाधाएं भी खत्म हो गई हैं। 11 साल बाद 909 करोड़ रुपए की लागत से स्थायी कैंपस के निर्माण कार्य शुरू करवाने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि 1 साल पहले इसका शिलान्यास किया गया था, लेकिन मामला हाईकोर्ट में जाने के बाद इस पर ब्रेक लग गया था। परमानेंट कैंपस का माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो प्रशासनिक कार्यवाही मंत्रालय स्तर पर, तकनीकी समिति के स्तर पर होनी थी, वो सब कंप्लीट हो चुकी हैं। उनका प्रशासनिक अनुमोदन हमें मंत्रालय से नियत समय पे प्राप्त हो गया है। नैनीताल के दौरे पर पहुंचे उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि कॉलेज में खाली पदों को जल्द ही भरा जाएगा और साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने लक्ष्य रखा है कि विश्वविद्यालयों के रैंक को सुधारने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। धन सिंह रावत ने बताया कि गरीब परिवारों के बच्चों की कोचिंग के लिए भी सरकार व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि कॉलेज में अच्छी शिक्षा दी जाए और सभी कॉलेज को 4G की सुविधा से उपलब्ध करवाया जाए। एक तो जो भी छात्र रिसर्च करना चाहता है, शोध कार्य, और अगर वो गरीब है और उस पर पैसा नहीं है, तो 1 करोड़ पे हम रिसर्च के लिए दे रहे हैं 4G की सुविधा कि कोई भी गरीब बच्चा अब रिसर्च कर सकता है। विधानसभा में समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य, शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और हाईकोर्ट के एडवोकेट जनरल SN बाबुलकर के साथ ही स्कॉलरशिप संशोधन को लेकर गठित कमेटी की मीटिंग हुई। बैठक में SC/ST छात्रों के साथ ही OBC के छात्रों की स्कॉलरशिप में संशोधन, प्राइवेट इंस्टीट्यूट की फीस निर्धारण और 2017 के बाद स्कॉलरशिप से वंचित रह गए छात्रों की स्थिति को लेकर चर्चा की गई। 27 जनवरी को अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है और अगली मीटिंग में प्राइवेट इंस्टीट्यूट संचालकों को भी बुलाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार द्वारा वो धनराशि अवमुक्त नहीं हो पाई थी, जो स्कॉलरशिप उनको जो मिलती थी, उसको लेकर आज बैठक की गई है। अगर आप हरी भरी सब्जी देखकर उसको बिना जांचे खा रहे हैं तो आप हमारी इस खबर को जरूर देखें कि कहीं ये सब्जी आपको बीमार ना कर दे। नैनीताल के रूसी के इस गांव में जहरीली सब्जियां उग रही हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां सीवर के गंदे पानी से सिंचाई की जा रही है। बिना सीवर ट्रीटमेंट के ही गंदे पानी से हरी सब्जियां उगाई जा रही हैं। इस पानी में अस्पताल और कॉलेज के लैब से निकलने वाला खतरनाक रसायन भी मिल रहा है, जो इस पानी को और भी जहरीला बना रहा है। इस पानी से उगी सब्जियां खाने से टाइफाइड, पीलिया, स्किन और आंख के रोग भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी बीमारी है क्योंकि जो है उसमें बैक्टीरियल वायरस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जैसे डायरिया है, स्टमक पेन है, फिर या कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो टाइफाइड है, और हमारे जो जॉन्डिस है, ये सब हमारे जो कि वाटर बॉर्न डिजीज है। दरअसल रूसी गांव में नैनीताल के सीवर का पानी जाता है, जिससे अभी भी सिंचाई हो रही है। ब्रिटिश शासनकाल में ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया था, लेकिन वो भी रखरखाव के अभाव में खस्ता हाल में पहुंच गया है। हालांकि प्लांट से निकलने वाले पानी से सिर्फ जड़ विहीन सब्जियों के उत्पादन की अनुमति थी। नगर स्वास्थ्य अधिकारी गांव का दौरा कर जड़ वाली सब्जी को वहीं नष्ट कर देते थे, लेकिन ग्रामीण अब इस पानी से परेशान हैं, तो सरकार के आगे गुहार भी लगा रहे हैं। नुकसान तो खेतों को भी ठहरा और सारी जनसंख्या को भी ठहरा, इससे बच्चों को भी ठहराई, पीने वीने का योग भी ठहरा, नहाने के योग, सब वही पानी आने वाला ठहरा। यहाँ ट्रीटमेंट रोक दिया जाए तो साहब गांव में एक तो मच्छर वगैरह नहीं होंगे, ये सब्जी वगैरह जो है उसको नुकसान नहीं होगा। नैनीताल और हल्द्वानी यहाँ की सब्जियों का बड़ा बाजार है। ऐसे में अगर आप बिना किसी जांच के इन सब्जियों का सेवन कर रहे हैं तो ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।